महाभारत के बाद का नया अध्याय है ये, जब युद्ध की भयंकर आंधी थमी और शांति की किरणें धीरे धीरे फूटने लगी। उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी कैसे समाज को फिर से जोड़े, कैसे उन महिलाओं की आवाज को सशक्त करें जो युद्ध में अपने पति, भाई, पुत्र खो चुके थे और अब अकेले कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होकर अपनी नई जिंदगी बनाना चाहती थी। इस कहानी के तीन मुख्य पात्र हैं द्रौपदी, गांधारी और कुंती। ये तीनों न केवल महाभारत की महान नायिकाएं बल्कि उनके अनुभव और समझ उस नए समाज की नींव रखने में अहम भूमिका निभाने वाले थे। द्रौपदी, पांडवों की धर्मपत्नी, जिन्होंने बहुत कुछ सहा पर कभी अपनी आवाज नहीं दबाई। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी, जिन्होंने अपने पुत्रों के लिए अपार ममता और दुख सहा पर न्याय और व्यवस्था के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। और कुंती, युधिष्ठिर की मां, जिनके पास जीवन के कई उतार चढ़ावों का अनुभव था और जिन्होंने सदैव विवेक से फैसले लिए। कहानी की पृष्ठभूमि है महाभारत युद्ध के तुरंत बाद का समय, जब राजसभा में नया आदेश बनाना था। एक ऐसा आदेश जो न केवल युद्ध के बाद के जख्मों को भर सके बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी सुनिश्चित करे। यहीं पर ये तीनों महिलाएं साथ आती हैं, अपने अनुभवों और समझ के आधार पर नई व्यवस्था के लिए प्रस्ताव रखती है। द्रौपदी ने सबसे पहले बात की, हमारी बहनों के लिए ऐसे बाजार बनाएं जहां वे अपने हस्तशिल्प और कारीगरी के सामान बेच सकें। ये न केवल उनकी आजीविका होगी बल्कि उन्हें समाज से जोड़ने का भी एक जरिया बनेगा। ये बाजार केवल वस्त्र या घरेलू सामान के नहीं बल्कि उनकी कला, उनकी मेहनत का सम्मान होगा। उन्होंने समझाया कि जब महिलाएं खुद अपने काम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और वे समाज में अपनी जगह और अधिकार की मांग मजबूती से कर सकेंगी। गांधारी ने अपनी बात जोड़ी, हमें ऐसे मंच चाहिए जहां महिलाएं निर्भय होकर अपनी बात रख सकें, ऐसे सुरक्षित संवाद के स्थान जहां वे अपने दुख, अपने अधिकार और अपने सुझाव खुलकर रख सकें। ये मंच न केवल उनकी आवाज को संरक्षण देंगे बल्कि समाज की रीढ़ बनेंगे। वो जानती थी कि बिना संवाद के कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। कुंती ने कहा, और हम उन लोगों के लिए कड़े दंड का प्रस्ताव रखते हैं जो महिलाओं को प्रताड़ित करें, उनका अपमान करें। यह व्यवस्था तभी सफल होगी जब सभी को यह स्पष्ट हो कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा सर्वोपरि है। इन प्रस्तावों को सुनकर सभा के सचिव, जो सत्ताधारियों और विधायकों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे, उन्होंने इन्हें विधि के रूप में दर्ज करना शुरू किया। इसे स्त्री परिषद के नाम से जाना गया, जो महिलाओं की आवाज को संरक्षण देने वाली पहली संस्था थी। यहां एक छोटी सी घटना याद आती है। एक विधवा महिला, नाम था चंद्रिका, जो अपने हाथ से बनी कढ़ाई के कपड़े बाजार में बेचती थी। पहले उसे बार बार पुरुष दुकानदारों से तंग किया जाता था, लेकिन जब ये नए कानून लागू हुए तो उसने निडर होकर शिकायत की और आरोपियों को दंडित होते देखा। इससे न केवल चंद्रिका बल्कि अन्य सभी महिलाओं में भी आत्मविश्वास आया। यही छोटी छोटी जीतें थी जो भरोसा बनाती है, जो बताती है कि बदलाव संभव है। इस नए आदेश ने समाज में एक नई उम्मीद जगाई। ये दिखाया कि अनुभव से निकली नीतियां सबसे कारगर होती है। जब वे महिलाएं जो जीवन के कठिन दौर से गुजरी अपनी बात रखें तो नीतियां न केवल न्यायपूर्ण होती है बल्कि व्यवहारिक भी। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी भी पुनर्निर्माण का असली आधार महिलाओं की आवाज और उनकी भागीदारी होती है। चाहे वो युद्ध के बाद का समाज हो या आज का आधुनिक समाज, महिलाओं के अनुभवों से निकली नीतियां ही स्थायी बदलाव लाती है। तो इस प्रकार द्रौपदी, गांधारी और कुंती की पहल से महिला परिषद बनी, जिसने बाजार, संवाद मंच और सुरक्षा कानूनों के माध्यम से एक नई व्यवस्था की नींव रखी। ये सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक संदेश था
कि महिलाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, दबाया जाना भी नहीं चाहिए। यही है महाभारत के उस नए अध्याय की कहानी, जो हमें सिखाती है कि कैसे जीवन के अनुभवों से निकली आवाजें समाज को बेहतर बनाती है और कैसे छोटी छोटी जीतें, जैसे एक सुरक्षित बाजार या एक सुनवाई मंच, बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। आइए हम सब भी इस सीख को याद रखें और अपने समाज में महिलाओं की आवाज को सम्मान और सुरक्षा दें, ताकि हर घर, हर गली, हर बाजार में उनकी आवाज गूंजे, सशक्त, निर्भीक और न्यायपूर्ण। ये थी हमारी आज की कहानी, महाभारत, अनंत कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए की इस कड़ी में। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जो हमारे इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहरों को जीवंत करती है। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुनते रहें। नमस्कार।